बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये जो परवेज़ मुशर्रफ साहब के बाद वाले 10 साल हैं, इन्होंने नून लीग को और पीपल्स पार्टी को बहुत हद तक एक जैसा कर दिया है। यहाँ मेरे पास कुछ खबरें हैं जो इस बात की तस्दीक कर रही हैं। नंबर एक तो ये है कि इनके मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले तरीक़ाकार भी एक जैसे हैं, इनके अकाउंट्स बनाने का तरीक़ाकार भी एक जैसा है, मनी लॉन्ड्रिंग के जो केसेस हैं वो भी एक जैसे हैं, और एक ही जैसी कंपनी से ये सहूलतें हासिल करते रहे पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर भी। वो जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनके ऊपर इल्ज़ामात लगते हैं वो दोनों की आंखों का तारा भी रहते हैं। मिसाल के तौर पे ये एक खबर है और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। जज राना शमीम जिन्होंने साकिब निसार साहब पे इल्ज़ामात लगाए, वो जज साहब की पीपल्स पार्टी के साथ एक बड़ी शानदार जो है वो ताल्लुकात पे मबनी एक खबर निकली है। राना शमीम साहब नून लीग के बाद पीपल्स पार्टी की मेहरबानियों की भी एक दास्तान है उनके साथ। इन लोगों को ये पता है कि ये पार्टियां जो रवायती पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो खुश कैसे रहती हैं और उनको खुश कैसे रखा जा सकता है। फिर वो उन पार्टियों से फ़ायदा उठाना भी जानते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक जज राना शमीम पर नून लीग के बाद पीपल्स पार्टी की मेहरबानियों की भी बड़ी तवील एक फहरिस्त है। सिंध हुकूमत ने इस्लामाबाद में मुकीम, यानी राना साहब रहते इस्लामाबाद में है, लेकिन कराची की जो लॉ यूनिवर्सिटी है, जो कानून की यूनिवर्सिटी है कराची की सरकारी, उसका महंगा तरीन वाइस चांसलर उनको बनाया सिंध हुकूमत ने, राना शमीम साहब को। रहते कहाँ? इस्लामाबाद में। वाइस चांसलर किस यूनिवर्सिटी के हैं? वो यूनिवर्सिटी कराची में है। और बड़ी मजे की चीज़ें आपको मैं भी और बताता हूँ, यानी आप हैरान हो जाएंगे। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी का नाम है। वाइस चांसलर के तकर्रुर का मरला आया तो सिंध के तमाम कानूनदानों को छोड़कर इस्लामाबाद में मुकीम राना शमीम को मुंतखब किया गया। सिंध में कोई ऐसा कानूनदान नहीं है जिसको उस यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर लगाया जाता। और यूनिवर्सिटीज़ के जो बोर्ड है उसके साबिक मुशीर निसार खोड़ू ने कहा कि इस काम के लिए राना शमीम से बेहतर कोई नहीं हो सकता। राना शमीम को बतौर वाइस चांसलर माहाना 30 लाख रुपए की तनख्वाह और मुराद उनकी मुकर्रर की गई है। इतना पैसा और इतनी मुराद इससे पहले सिंध में किसी वाइस चांसलर को नहीं दी गई। सरकारी खजाने से माहाना 30 लाख रुपए लेने वाले वाइस चांसलर राना शमीम पर सिंध हुकूमत की जो सबसे बड़ी मेहरबानी है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की या मुराद अली शाह साहब की, वो ये है कि कई महीने तक वो यूनिवर्सिटी में ही नहीं आए, लेकिन इसके बावजूद वो अपने ओहदे पर बरकरार और उनको उनकी तनख्वाहें मिल रही हैं। अब एक रुकन है इस यूनिवर्सिटी के मेंबर सिंडिकेट और लियाकत आसकानी उनका नाम है। उन्होंने ये बताया कि राना शमीम आखिरी बार 9 महीने पहले सिंडिकेट के इजलास में आए थे। सिंध के वजीर जामियात और तालीमी बोर्ड इस्माइल राहू कहते हैं कि वाइस चांसलर को यूनिवर्सिटी आना चाहिए। मुसलसल गैर हाजिरी के बावजूद ओहदे पर बरकरार रखने के लिए जो इस्लामाबाद में उनका अपना दफ्तर है राना शमीम का, उसको कराची की यूनिवर्सिटी का कैंपस डिक्लेयर कर दिया गया। यानी आप 2 नंबरी के ऊपर 2 नंबरी देखें कि ये शख्स एक यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर है, सरकारी खजाने से इसको 30 लाख रुपए हर महीने मिलते हैं और उस यूनिवर्सिटी में ये गुज़िश्ता 9 महीनों से गया ही नहीं। हद हो गई। और पैसे हर महीने मिल रहे हैं। इससे ज़्यादा नवाजिशात क्या होंगी? अब इसके बदले में खिदमात वो कौन सी हैं जो सिंध हुकूमत ले सकती है राना शमीम साहब से? आजकल वो खिदमत तो कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब की, अब इसके बदले में कोई ना कोई खिदमत तो ऐसी होगी जो वो भुट्टो ख़ानदान की या जरदारी ख़ानदान की भी करेंगे। क्योंकि पढ़ाने वाला अगर किसी भी सियासतदान की अपनी प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो तो वो ऐसा वाइस चांसलर कभी रखेगा जो महीने में चले 10 दफ़ा भी आए और 20 मरतबा ना आए। महीने में 10 दिन आने वाला वाइस चांसलर भी नहीं रखेगा, क्योंकि उसके ऊपर उसके पैसे लगे हुए हैं। लेकिन क्योंकि यहां पे पब्लिक के अकाउंट से पैसे जाते हैं, अवाम का पैसा जाता है इस यूनिवर्सिटी में, लिहाजा राना शमीम साहब 9 महीने तक ना आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता और उनको उनकी तनख्वाह भी मिलती रहती है, मुराद भी मिलती रहती है, और वो इस्लामाबाद में अपने दफ्तर में रहते हैं और फिर बाद में ट्रेवलिंग भी कर रहे होते हैं। नवाज शरीफ साहब की तो उन्होंने खिदमत की है, देखते हैं कि वो क्या खिदमत करते हैं भुट्टो ख़ानदान की या जरदारी ख़ानदान की। और मुराद अली शाह साहब ने कहा है कि
इससे भी ज़्यादा वो चाह रहे थे कि उनको वो राहत और मुआवजा दिया जाए। बहरहाल एक और खबर यह है कि हुकूमत ने दावा किया है कि कोरोना के बावजूद 3 साल में 11 लाख लोगों को सिर्फ बैरून मुल्क नौकरी मिली है। देखिए, इसमें हुकूमत क्रेडिट तो ले रही है, लेकिन इसमें कुछ वजूहात हैं। नंबर 1 तो यह है कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस वैसे हिट नहीं कर सका जैसे दुनिया में किया है। बहुत सारे लोग बेरोजगार हुए, वो अपने मुल्कों में चले गए और फिर वापस नहीं आए। पाकिस्तानियों के लिए ये मौका था, पाकिस्तान ने इससे फ़ायदा उठाया और पाकिस्तान से लोग चले गए। लेकिन इसका एक पहलू ये है कि पाकिस्तान के अंदर क्या रोज़गार में इजाफा हुआ है, ये बड़ा सवाल है। हुकूमत पाकिस्तान में बनाकर दी है अवाम ने इमरान खान साहब को, तो क्या पाकिस्तान में रोज़गार बढ़ा है या कम हुआ है, ये बड़ा सवाल है। बैरून मुल्क में बहुत सारा वैक्यूम पैदा हुआ था नौकरियों में, और कम तनख्वाहों पे मुलाजिम चाहिए थे पूरी दुनिया को। इतनी कम तनख्वाहों पे कई मुल्कों के लोग काम नहीं करते, क्योंकि कारोबारी नुकसान हुआ कोरोना की वजह से, और कम तनख्वाहों में पाकिस्तानी काम करने के लिए आमादा हो जाते हैं। लिहाजा पाकिस्तानियों को बैरून मुल्क नौकरियां मिली हैं, ये बात एक हकीकत है। और ये सऊदी अरब में कोई 5,70,000, UAE में कोई 2,71,000, ओमान में 61,000, कतर में कुछ लगभग 54,000, बहरीन में लगभग 25,000, मलेशिया में 13,500, इराक में 5,25,000, और इसके अलावा बरतानिया, चीन, अमेरिका, स्पेन, जापान, जर्मनी, तुर्की, कुवैत, इटली, हांगकांग और जनूबी अफ्रीका में लोगों को नौकरियां मिली हैं पाकिस्तानियों को। लेकिन यहाँ से वो लोग जो बेहतर तनख्वाहों में काम कर रहे थे, उन्होंने जब छोड़ा और इकनॉमिक एक बहुत ख़तरनाक यहाँ पे क्राइसिस थे, तो उसमें पाकिस्तानी क्योंकि कम तनख्वाह पे काम करने के लिए आमादा हो जाते हैं, बांग्लादेशी भी, तो इसलिए इन लोगों के लिए गुंजाइश बनी और उन्होंने जाके काम किया। कुछ पाकिस्तान की हुकूमत का भी इसमें रोल है कि उन्होंने ऐसी पॉलिसी रखी कि लोग आसानी से बैरून मुल्क जा पाए, और कोरोना से जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने निपटा है अच्छे तरीके से, वो भी एक वजह है कि हमारी लेबर को मौका मिला, उन्होंने बाहर जाके काम किया है। लेकिन पाकिस्तान में नौकरियों का हिसाब किताब क्या है, इंतज़ार रहेगा कि वज़ीर इत्तलात इसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन देते हैं। लोगों के ऊपर महंगाई का एक बम अब सर पे आके गिरने लगा है। वो क्या है, कैसे है, मैं आपको बताता हूं। हुकूमत ने IMF की कड़ी शराइत के बाद, IMF ने शराइत रखी है, उसमें हुकूमत को तमाम सब्सिडीज़ ख़त्म करनी पड़ेगी। टैक्स के अंदर जहाँ जहाँ पे जिसको छूट मिली हुई है वो ख़त्म करनी पड़ेगी, और जो चीज़ें हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, बाहर से मंगाते हैं, उनके ऊपर भी ज़्यादा टैक्सेस लगाने पड़ेंगे। और ये नए टैक्सेस हैं बहुत बड़े पैमाने पे। हालांकि पाकिस्तान टारगेट पूरे कर रहा है, पाकिस्तान ने रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन की है, लेकिन इसके बावजूद IMF की शराइत बड़ी कड़ी है। जो पैसा पाकिस्तान को सऊदी अरब ने दिया, उसने भी इंतहाई कड़ी शराइत के ऊपर दिया। अब जो IMF की शराइत है, उसके बाद शर्त पर 150 अरब रुपए के टैक्सों में मुश्तमिल मिनी बजट जो है वो लॉ डिवीजन को भिजवा दिया गया है। अब एक बजट तो आया था आपका जून में, तब हुकूमत ने कहा था कोई बजट नहीं आएगा, लेकिन जो लोग माहिरीन थे उन्होंने कहा कि दोबारा बजट आएगा और मिनी बजट इनको लाना पड़ेगा, क्योंकि वो समझते थे कि इस बजट के साथ IMF के साथ गुजारा नहीं हो पाएगा। अब नया मिनी बजट आया है, इससे एक महंगाई का बम लोगों के सर के ऊपर फूटेगा। वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। इसी बजट का बहाना बनाते हुए लोग चीजें महंगी करेंगे, इसी बजट का बहाना बनाते हुए माफिया सरगर्म हो जाएंगे, इसी बजट का बहाना बनाते हुए लोग मुनाफा कमाएंगे, क्योंकि इस हुकूमत के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है सूबों में कि लोगों को काबू किया जा सके, माफियाज को पकड़ा जा सके या गवर्नेंस बेहतर की जा सके। तो ऐसी सूरत हाल में माफियाज नाक में दम कर देंगे और इस बजट के बाद महंगाई की एक वेव आएगी, चाहे वो असली हो चाहे वो जाली हो। लेकिन अब बजट के हवाले से जो कहा गया वो ये कहा गया कि जो चेयरमैन ने कहा FBR के, उन्होंने कहा कि डॉक्टर अशफाक अहमद ने कि मिनी बजट तैयार हो चुका है, हुकूमत जब कहेगी पेश कर देंगे। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में मीडिया से ये गैर रस्मी बातचीत करते हुए वो कह रहे थे कि मिनी बजट में सेल टैक्स की छूट को वापस लिया जा रहा है, खाने पीने की अशिया और दवाइयों पर जो टैक्स की छूट है वो बरकरार रहेगी। ये दो अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन ये नहीं होगा। मुझे पता है जो दवाइयों वाला माफिया है वो भी कहेगा जी टैक्स खत्म हो गया, मिनी बजट आ गया, दवाइयाँ महंगी, हुकूमत रोक नहीं पाएगी। जो अशिया खुर्दोनोश बेचने वाले हैं उनको आप लाख ये समझाएं कि आपकी चीज़ों के ऊपर कोई टैक्स छूट खत्म नहीं हुई, आपने चीज़ें उतने की बेचनी है, लेकिन नहीं,
वो चीज़ें महंगी बेचेंगे। वो इसलिए कि उनको पता है कि कोई हुकूमत उन पे हाथ नहीं डाल सकी और ये हुकूमत इस काबिल नहीं है, और ये सूबाई हुकूमतों का काम है, ना मुजदार कर पाएंगे, ना खैबर पख्तूनख्वा में हो पाएगा, और सिंध वाले तो जानबूझ कर नहीं करेंगे। तो ऐसी सूरत हाल में अवाम के ऊपर महंगाई का एक बड़ा बोझ पड़ सकता है आने वाले महीनों में। यहाँ जो टैक्स की छूट ख़त्म की गई है वो, या टैक्स जो बढ़ाए जाएंगे, वो लग्जरी आइटम्स हैं, वो चीज़ें जो लोग लग्जरी समझ के लेते हैं। मिसाल के तौर पे जो बाहर से गाड़ियाँ आती हैं, इन्होंने पाकिस्तान की इकॉनमी को बहुत तबाह किया है। हमारा बिल का एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि पाकिस्तानी बाहर से गाड़ियाँ मंगा के इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान में अभी तक गाड़ियाँ बनाई नहीं जा सकी। चाइना ने यह निशानदेही भी की है कि जापानी गाड़ियाँ आप इस्तेमाल करते हैं, होंडा, टोयोटा, सुजुकी, ये कौन सी कंपनी है? ये जापान की कंपनी है। वो वहाँ से सामान लाकर पाकिस्तान में असेंबल करके गाड़ियाँ बेच रहे हैं। कई दहाइयों से गाड़ियों के ऊपर 10-10 लाख का ओन ले रहे हैं, पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता। इंतहाई सब स्टैंडर्ड, इंतहाई घटिया क्वालिटी की गाड़ियाँ बनाते हैं और दुनिया से महंगी बेचते हैं। हमारे साथ ये बिल्कुल करीब इंडिया है। इंडिया में वही गाड़ी बनती है और आधी कीमत में मिलती है। अगर डॉलर्स के अंदर जाएं तब भी आधी कीमत में मिलती है। पाकिस्तान से सस्ती गाड़ी, पाकिस्तान से बेहतर स्पेसिफिकेशंस, ज़्यादा बेहतर उसकी मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन उसकी ज़्यादा अच्छी, सहूलतें उसमें ज़्यादा लगी हुई है। ज़्यादा बेहतर गाड़ी पाकिस्तान से इंडिया में बिकती है, पाकिस्तान से बहुत कम पैसों में। और कंपनियां भी वही हैं जो बेच रही हैं, और वही कंपनियां पाकिस्तान के अंदर अय्याशी कर रही हैं। तो जापानी कंपनियों ने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया है। उनसे हम ताल्लुकात खराब नहीं करने चाहिए, लेकिन पाकिस्तान को अपनी गाड़ी भी तो बनानी चाहिए ना। कोई ऐसा मुआहदा किया होता कि पाकिस्तान में गाड़ियां बनेगी, पुर्जे यहां पे बनेंगे, पूरी पूरी यहां पे फैक्ट्रियां लगेगी, यहां के लोगों को ट्रेन किया जाएगा, यहां के लोग जो है महारत हासिल करने के बाद खुद गाड़ियां बनाएंगे। ऐसा कुछ पाकिस्तान ने किया नहीं, अनफॉर्चुनेटली। और उसकी वजह से पाकिस्तान हर साल बेशुमार गाड़ियां बाहर से इंपोर्ट करता है, और वो जो गाड़ियां बाहर से आती हैं वो सारी पाकिस्तान के इंपोर्ट बिल के अंदर शामिल होती है। पाकिस्तान का बैलेंस ऑफ पेमेंट खराब होता है। बहुत सारी और लग्जरी आइटम हम बाहर से मंगाते हैं हर साल, उनको मंगाना बंद कर दे। जैसे डॉग फूड है, कैट्स का फूड है, पालतू जानवरों का जो फूड हम बाहर से मंगवाते हैं, ये अरबों रुपए का मंगवाते हैं। ये पाकिस्तान में छोटे छोटे प्लांट हैं, लोगों को फैसिलिटेट करें, लोग यहाँ पे लगाएं, आप बाहर से ना मंगाएं, इनके ऊपर ज़्यादा ड्यूटी रख लें, लोग इंपोर्ट करना बंद कर देंगे, यहाँ पे खरीदना शुरू कर देंगे। तो इन चीज़ों पे पाकिस्तान ने कभी तवज्जो ही नहीं दी। खाने का तेल सारा बाहर से मंगाते हैं। पाकिस्तान के अंदर बेहतर माहौल है, यहाँ पे आप पैदा करें और यहाँ पे लोगों को आप बना कर दें, लेकिन इन पॉलिसीज़ की तरफ कभी हुकूमतें जाती नहीं है। जमशेद इकबाल चीमा एक ऐसे आदमी थे जो इसके ऊपर काम कर रहे थे, लेकिन बदकिस्मती से वो ऐसे किस्मत के फेर में आए कि इलेक्शन लड़ने गए, वो भी नहीं हो सका, और बाकी सारी चीज़ें भी डिस्टर्ब हो गई। लेकिन उनके पास इसका विजन था। मैंने 3-4 मुलाकातों में जब उनसे चीज़ें समझी तो मुझे आइडिया हुआ कि वो आदमी इन चीज़ों में काम कर सकता है। अब आ जाए एक और खबर। एक तरफ तो हुकूमत जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के लिए इलेक्शन कमीशन को फंड्स जारी करने का सोच रही है और इस पर मुशावरत कर रही है, और अरबों रुपए के फंड्स हैं, 50 अरब से ज़ायद के, जो उनको दिए जाएंगे ताकि वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की खरीदारी करें और इलेक्शन को वहाँ शिफ्ट करें। दूसरी तरफ राणा सनाउल्लाह साहब ने यह कहा है कि अगर ज़बरदस्ती ईवीएम से इलेक्शन करवाया गया तो हम उस नौयत का एहतजाज करेंगे जिस नौयत का तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने किया था, टीएलपी ने। वहाँ पुलिस वाले शहीद हो गए थे, दूसरी जानब भी बहुत नुकसान हुआ था, और पाकिस्तान का नुकसान हुआ था, अल्टीमेटली लोगों का नुकसान हुआ था। तो राणा सनाउल्लाह साहब ने उसकी धमकी दी है, और इलेक्शन के लिए तो सियासतदान किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि PMLN में बिल्कुल कैपेसिटी नहीं है एहतजाज करने की। उनके लोग उस नौयत का एहतजाज कभी नहीं करते जहाँ पे जान का ख़तरा मोल लेना पड़े, या जहाँ पे गोली खानी पड़े, या जहाँ पे आंसू गैस के सामने और मुश्किलात के सामने खड़ा होना पड़े, वैसा वो नहीं करते। लेकिन इसके बावजूद जब इंतखाबात करीब होंगे और ये चीज़ों पे कंसेंसस ना हुआ तो फिर अपोजिशन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। लेकिन आप कभी भी नहीं ये कह सकते कि PMLN वो वाला एहतजाज करेगी जो एहतजाज तहरीक लब्बैक वालों ने किया है। उन्होंने तो नामूस रसालत के नाम के ऊपर निकल के किया है। आज साद रिजवी कहें लोगों को कि मेरी सियासत के लिए जान दे दो, लोग नहीं देंगे। लेकिन जब वो कहेंगे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए निकलो, तो लोग निकलेंगे। ये फ़र्क है। अब तक के लिए इतना ही। बड़ा ख्याल रखिएगा अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।